राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कलयुग। राकेश जी अपनी पत्नी के दुख में आंसुओं से भरी हुई आंखें लिए पत्थर बने हुए बैठे थे। घर का माहौल ऐसे शांत हो गया था जैसे अमावस्या की रात में खाली आसमान। दोपहर में अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की रस्म करके वापस आए। तब से घर में गहमा-गहमी ही मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस चले गए। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसे भी करना है। मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिल सकती। और अब वैसे भी जो होना था वह हो गया। मेरे यहां बैठे रहने से मां जिंदा तो नहीं हो जाएगी। राकेश जी अपने बड़े बेटे की इन बातों को सुनकर हैरान रह गए। राकेश जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा माधव और छोटा बेटा रोहित। रोहित ने तो पहले ही फोन करके आने की मनाही कर दी थी। जबकि बड़ा बेटा माधव आ गया था तो उसने ऐसी बात कह दी कि राकेश जी अंदर तक टूट चुके थे। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए और घर पर केवल राकेश जी और उनका नौकर मोनू रह गए थे। उदासी से घिरे राकेश जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। ममता, तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद मैं कितना अकेला हो चुका हूं, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई मेरी दुनिया, और इस घर की सारी चीजें वीरान हो गई। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है यह, जहां बेटों के पास अपने बूढ़े पिता के साथ बात करने तक का समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर तो पहले ही चले गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी हम टूटे नहीं थे और हमने हमारे मन को समझा लिया था और हम एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते राकेश जी की आंखें फिर से भारी हो आई। जीवन से थके, शरीर से बूढ़े और कमजोर, राकेश जी अपनी आंखों को अपने हाथों से साफ करने लगे और फिर अपने जीवन के पिछले सफर के बारे में सोचने लगे कि कितने खुश थे वे दोनों पति पत्नी जब उनका बड़ा बेटा माधव अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। माधव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसे अमेरिका में थोड़ी सी और पढ़ाई करनी थी और एक दिन अमेरिका की जानी-मानी कंपनी में इंजीनियर का पद पाकर वह हमेशा के लिए वहीं रहने लगा। 2 साल बाद माधव जब भारत आया तो शादी करके अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले गया। माधव के अमेरिका सेटल होने के साथ ही उसके छोटे भाई रोहित को भी वहां जाने का शौक चढ़ा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया और वही व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। अब घर में केवल राकेश जी और उनकी पत्नी ममता जी रह गए। वह किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे थे। आराम और सहारे की तलाश करते करते दोनों वृद्ध दंपति अब यह सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। एक दिन ममता जी रात को सोने गई और फिर कभी जाग ही नहीं सकीं। सोते हुए ही दिल का दौरा पड़ा और वह सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चली गई। पत्नी के चले जाने के बाद अब राकेश जी बिल्कुल अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह लाचार भी हो चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हमारा आना संभव नहीं हो पाएगा। आप मां का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। लेकिन फिर भी बड़ा बेटा तो अपनी मां के अंतिम संस्कार तक आ गया, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन राकेश जी ने अपने बड़े बेटे को वापस भारत आने का आग्रह किया। वे माधव से बोले, बेटा, तुम तो जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूं। तुम्हारी मां के बिना मेरा एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुम लोग वापस भारत आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत जरूरत है।
रुवासी आवाज में राकेश जी बोले। तो उनके बड़े बेटे माधव ने कहा, पिताजी अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन-सहन हमें वहां नहीं मिलेगा। राकेश जी भी समझ चुके थे कि उनके बेटे विदेशी रीति रिवाज के बंदी बन चुके हैं। अपने बेटे की दलीलों को सुनकर राकेश जी ने फिर कभी बेटे से दोबारा वापस भारत आने का आग्रह नहीं किया और ना ही कोई जिद की। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। बेटे कभी फोन करते तो हालचाल पूछने की रस्म निभाकर फोन रख देते। धीरे धीरे कभी कभार आने वाली टेलीफोन की घंटी अब सुनाई देनी बंद हो गई। जबकि राकेश जी कभी उन्हें फोन करते तो एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। अब राकेश जी हालात से समझौता करके मन मारकर जीने लगे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले माथुर जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, उनके घर उनसे मिलने आए हुए थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा रोहित बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आ गया। वर्षों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर राकेश जी का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तू आ गया बेटा, ऐसा कहकर राकेश जी ने भरी आंखों से अपने बेटे को सीने से लगा लिया। रोहित बोला, पिताजी मैं आपको अपने साथ लेने आया हूं। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ गुजारना, और पिताजी आप दुकान और घर बेच दीजिए। अब यहां रखा ही क्या है। माथुर जी जो प्रॉपर्टी डीलर थे, यह सब सुन रहे थे। उन्होंने राकेश जी को सलाह दी कि इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। जब कोई अच्छा खरीदार मिलेगा तो वह उन्हें सूचना दे देंगे। राकेश जी को अपने मित्र की है सलाह सही लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए अपने उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर मोनू के हवाले छोड़कर राकेश जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने चले गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था। लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे उसके मंसूबे उजागर हो गए। अब राकेश जी को अमेरिका में रहते हुए 1 वर्ष होने को आया था, और इस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस आदमी ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी का खुद से नहीं लिया, अब वह आदमी अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक की व्यवस्था देखता। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया, और अमेरिका में आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा रोहित के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आना और वापस लाना अब राकेश जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन जरूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से ज्यादा काम करने से शरीर पर अधिक भार पड़ने लगा, और राकेश जी अब बीमार रहने लगे थे। लेकिन बीमारी में भी वह साधारण पेन किलर जैसी दवाइयां खाकर काम करते रहते थे। बहू और बेटे में से किसी को भी इस बात से मतलब नहीं था कि वह बीमार है तो उनसे काम ना करवाए। वह तो सिर्फ उनका फायदा उठाना चाहते थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाओं ने भी असर दिखाना बंद कर दिया, तो मजबूर होकर रोहित उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रखने की सलाह दी। लेकिन अब रोहित और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर और खर्च और समय देने के लिए तैयार नहीं थे। राकेश जी का कोई चिकित्सा बीमा भी नहीं था। इसीलिए आर्थिक सहायता के लिए जब रोहित ने अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की, तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन्हीं प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक काम किया हो। यह पता चलने के बाद रोहित और उसकी पत्नी सकते में आ गए। अब तो दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने पर उन्हें एक तो नौकर की सुविधा मिलेगी, दूसरे दोनों बच्चों को देखने के लिए भी नौकर का प्रबंध हो जाएगा, और दूसरा सरकार द्वारा मिलने वाले रुपए भी हमारे ही होंगे।
अब रोहित और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे। उधर राकेश जी की बुद्धि और अनुभवी आंखों ने भी अपने बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर नहीं लगाई। वे समझ गए कि अब उनका अपने बेटे बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि रोहित का अचानक से भारत लौट कर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मातृ प्रेम और अपनी फिक्र का एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की जरूरत थी, और जब वह बीमार रहने लगे तो बूढ़े और लाचार राकेश जी अपने बेटे और बहू के लिए बोझ बन गए। एक दिन उन्होंने रोहित से कहा, बेटा मेरा अब यहाँ रहने से कोई मतलब तो नहीं निकलता है। बेहतर होगा कि तुम मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही रोहित गुस्से में आ गया और बहू का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है? आपने कोई कुबेर का खजाना नहीं मिल गया है जिससे हम जब चाहे जितना चाहे खर्च कर लें। हवाई जहाज का टिकट भी बहुत महंगा आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर राकेश जी स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। खिसियाकर रोहित की तरफ देखते हुए बोले, तो मुझे माधव के घर ही भेज दो। कम से कम तुम पर तो ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इस पर रोहित अपनी पत्नी से भी अधिक तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, मैंने बड़े भैया को फोन किया था, लेकिन भैया भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूं, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं। माधव के मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर राकेश जी अपना माथा पीटने लगे, क्योंकि वह समझ गए थे कि अब किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। अब उनके पास स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन वह राकेश जी बहू की आंखों में खटकते थे। आते जाते वह उन्हें तिरछी नजरों से देखती रहती थी। एक दिन बहू बड़े ही मन मनोहार के साथ बोली, बाबूजी आप घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, चलिए आज हम बाहर घूम कर आते हैं, तो आपका मन भी बहल जाएगा। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राकेश जी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई और वह अपनी बहू के साथ चले गए। फिर बहू उन्हें घुमाने के लिए पार्क में ले गई। बहू उन्हें काफी दूर के पार्क में लाई। फिर वह अचानक बोली, बाबूजी आप यहीं रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। राकेश जी ने हाँ में सिर हिलाया। इतना कहकर रोहित की पत्नी पार्क से बाहर निकल गई और फिर उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे राकेश जी अकेले ही पार्क में हर एक कोना घूम कर थक गए, और जब उनसे कुछ भी ना बन पड़ा तो थक हार कर पास में पड़ी हुई एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतजार करने लगे। बहू की राह देखते देखते और भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उन्हें आती ही नहीं थी, तो वह किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। जेब में केवल $2 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फोन कर लें, लेकिन उनके पास अपने बेटे का फोन नंबर भी नहीं था। कभी भूलकर भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई, पार्क में बंद होने का समय हो आया, तब राकेश जी को भी एहसास होने लगा कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ गया है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे। यह सोचकर राकेश जी फफक कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो जरूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई।
राकेश जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उनके सामने एक मंदिर दिखा। अनजान देश में लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करते हुए राकेश जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से काम किए थे जो आज उन्हें यह सब दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निढाल से वहीं पड़े रहे। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय आ गया तो पुजारी जी की नज़र राकेश जी पर पड़ी, जो एक भारतीय युवा पुजारी था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ अंकल जी, आप क्यों रो रहे हो? अनजान देश में किसी के मुंह से इतने अपनापन भरे शब्द सुनकर राकेश जी और भी जोर से रोने लगे। पुजारी समझ गया कि इस बुजुर्ग को कोई बहुत गहरा दुख है। उसने सबसे पहले उन्हें पेट भर के भोजन खिलाया, फिर उनसे उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन राकेश जी को अपने बेटे और बहू के घर का ना तो पता मालूम था और न ही कोई फोन नंबर पता था। इस कारण पुजारी जी ने नियमानुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद पुजारी ने राकेश जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। जब राकेश जी कुछ सहज हुए तो पुजारी जी ने उनसे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचे, तो राकेश जी ने उन्हें अपने हालात बयां कर दिए। इस पर पुजारी ने कहा, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ऐसी घटनाएं तो यहाँ रोज ही होती है। बेटे बहू अपने माँ बाप को यहाँ नौकर बनाकर ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्च पड़ने लगता है, वो उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर राकेश जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने के लिए सहमति जताई थी। वह पूरी तरह टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस ने पार्क के सीसीटीवी कैमरे से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ कर निकाला। लेकिन अब राकेश जी ने उनके पास वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। वह भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। राकेश जी ने पुजारी जी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त माथुर जी को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जब माथुर जी का फोन नहीं लगा तो राकेश जी ने अपने नौकर को फोन लगाया। राकेश जी का नौकर राकेश जी की बात सुनकर चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आँच भी नहीं आती थी और इस आज के समय में उस बेरंग धरती पर जीने को मजबूर है। वह याद करने लगा कि बाबूजी ने मेरी कितनी मदद की है। जब मेरी माँ बीमार हुई थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्च उठाया था और जब मैंने पैसे वापस देने चाहे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यह सोचकर मोनू ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे 5 दिनों के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और हफ्ते भर में राकेश जी वापस घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मोनू से गले मिलकर बहुत रोए और उसे बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए दुभर हो गया था। अगले दिन माथुर जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला माथुर जी तो 1 महीना पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें जानकर बहुत झटका सा लगा। मन की उदासी और गहरा गई, लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि मोनू ने पैसों का इंतजाम कैसे किया। घर पहुंचकर मोनू को अपने पास बिठाया और उससे पैसों के बारे में पूछने लगे, लेकिन मोनू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उसने पैसों का इंतजाम किया है।
और फिर राकेश जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबूजी, यह मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, फिर मैं आपको ऐसे हालात में कैसे देख सकता था। मोनू की बातें सुनकर राकेश जी ने उसे गले लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोच कर वह अपने मानसिक स्थिति से उबर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर एक समय ऐसा भी आ गया जब राकेश जी ने बिस्तर पकड़ लिया। मोनू ने उनकी दिन रात सेवा की, बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता। जब उनकी हालत ज्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी दुकान और मकान और खुद की कमाई संपत्ति की वसीयत कर दी। उसे पंजीकृत भी कर दिया। उन्होंने मोनू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील सोमेश्वर के पास रखी है और उनके मरने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ी जाए, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब राकेश जी इस दुनिया से चल बसे। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फोन करके खबर दी। अगले दिन तक वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू कर दी। मैं राकेश अपने इस मकान को अपने नौकर मोनू के नाम करता हूं। मेरे दुकान पर भी केवल मोनू का ही हक होगा। मेरे अकाउंट में ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी कमाई से बचाए गए 50,000 रुपये रखे हैं जिन्हें मैं मोनू को देना चाहता हूं। यह सब सुनते ही दोनों बेटों की त्योरी चढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही मोनू रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी ममता के गहनों को मैं अपने दोनों बेटे बहू में बराबर बांटता हूं, क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे मृत शरीर को मुखाग्नि देने का हक भी केवल मोनू को ही होगा। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसको बेटे से भी बढ़कर मानता हूं। जीवन में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ। इसकी रगों में मेरा खून भले ही नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और मोनू में। मेरी अपनी औलाद को मैंने जन्म दिया और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी। इस काबिल बनाया कि वह सिर उठाकर जी सकें। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने ही मुझ पर यह लेवल लगा दिया कि उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की आंखें नम थीं। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पर कहा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी ना देखने पड़े। यह सब सुनने वाले हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी मोनू ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक रिश्ता ऐसा भी है जिसका केवल एक ही नाम है, इंसानियत। दोस्तों, राकेश जी का फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।